नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम निम्नलिखित में से किसे अपनी सिफारिशें भेजता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कानून मंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून मंत्री। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सीधे प्रधानमंत्री को सिफारिशें नहीं भेजता है, बल्कि कॉलेजियम कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इसे प्रधानमंत्री के पास भेजता है। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून मंत्री। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें टैग और रीडर होते हैं। 2, RFID को वस्तुओं की पहचान करने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। 3, बारकोड की तुलना में इनकी रेंज कम होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को ट्रैक करने के लिए RFID टैग का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें टैग और रीडर होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। बारकोड के विपरीत RFID को वस्तुओं की पहचान करने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इनकी रेंज बारकोड से भी ज्यादा होती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के सदस्य हैं? 1, ब्राजील, 2, रूस, 3, बांग्लादेश, 4, संयुक्त अरब अमीरात। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी अगले महीने चीन करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स प्लस तंत्र के हिस्से के रूप में अन्य उभरते देश शामिल होंगे। पिछले साल ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश और UAE शामिल हुए थे। ब्रिक्स बैंक के सदस्यों में शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और UAE, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असमानताओं पर जानकारी संकलित करती है? 1, स्वास्थ्य, 2, शिक्षा, 3, घरेलू कार्य, 4, श्रम बाजार। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देब रॉय द्वारा भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू कार्य और श्रम बाजार के क्षेत्रों में असमानताओं पर जानकारी संकलित करती है। इसमें 2 भाग होते हैं, आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक अभिव्यक्तियां। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS और एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस यानी UDISE प्लस से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 142। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे मिली शक्ति का प्रयोग किया।
अनुच्छेद 142(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार है। इसलिए विकल्प बी सही है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया: भोपाल गैस त्रासदी मामला, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला और शराब बिक्री प्रतिबंध राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के भीतर का मामला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक केंद्र सरकार की परियोजना है जिसकी कल्पना 2016 में की गई थी। 2, इसका उद्देश्य शहर को विरासत के एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान में बदलना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी पुरी विरासत गलियारा परियोजना विवादों में आ गई है। यह परियोजना राज्य सरकार की बुनियादी सुविधाओं और विरासत एवं वास्तुकला के विकास यानी ABADHA योजना के विस्तार का एक हिस्सा है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। शहर को विरासत के एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान में बदलने के लिए 2019 में इस परियोजना का अनावरण किया गया था। इसलिए कथन 2 सही है। इस परियोजना में पर्यटकों के लिए शहर के प्रमुख हिस्सों और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का पुनर्विकास करना शामिल है। 12वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर पुरी एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा कराया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का विपरीत संबंध है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का सीधा संबंध है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का कोई संबंध नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का विपरीत संबंध है। फिलिप्स वक्र A.W. फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में स्थिर और उल्टा संबंध है। इसलिए विकल्प ए सही है। फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति कम होती है तब बेरोजगारी अधिक होती है और जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तब बेरोजगारी कम होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का विपरीत संबंध है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाल ही में कैबिनेट ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 को अधिसूचित किया गया है। इसलिए विकल्प सी सही है। इस नीति में स्वीकृत मुख्य संशोधन है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक्स को मंजूरी, पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से पहले 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए कदम उठाना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ या निर्यातोन्मुख इकाइयों EOU द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन और विशेष मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? जकार्ता, बीजिंग, फिलीपींस या फिर सियोल? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सियोल। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2 से 6 मई 2022 तक सियोल में कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। इसलिए विकल्प डी सही है। प्रतिभागियों ने वनों के साथ हरा, स्वस्थ और लचीला भविष्य प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए सियोल वन घोषणा का समर्थन किया। यह पहली बार 1926 में रोम में आयोजित की गई थी। यह 1954 से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, सियोल। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त पानी के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 32? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC ने पर्यावरण प्रदूषण और मानवाधिकारों के क्षरण के प्रभावों को कम करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को एक सलाह जारी की है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त पानी के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि प्रदूषण मुक्त पानी एक मौलिक अधिकार है जिसे एक कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व शासन सूचकांक या संकेतक जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक विश्व शासन संकेतक जारी करता है। विश्व बैंक का विश्व शासन संकेतक 200 से अधिक देशों की रैंकिंग प्रदान करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। रैंकिंग शासन के 6 आयामों पर आधारित है: आवाज और जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, सरकारी प्रभावशीलता, नियामक गुणवत्ता, कानून का शासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय नौसेना की एंटी शिप मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। 2, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।